आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर। ये है, मैं हूँ शाजिया अकरम। प्रोग्राम में मेरे साथ हैं सईद काजी और समी इब्राहिम। हम बात करेंगे आज फिर नेटो सप्लाई की। आप भी कहते होंगे, मतलब कि हर टीवी चैनल पर आजकल ये जो मौजू है ज़ेर बहस बना हुआ है, ये वो सवाल है जो इस वक्त मुल्क भर में ज़ेर बहस है। बहरहाल इस मसले पर 80% पेशरफ्त हो चुकी है। हाँ, मसला है, इसलिए इस पर डिस्कस करना ज़रूरी होता है। गैर नेटो फौजी जो नेटो सप्लाई है, इसकी बहाली का ग्रीन सिग्नल भी दे दिया गया है। नेटो सप्लाई की बहाली के लिए एक तरफ तो कई ममालिक पाकिस्तान पर दबाव डाल रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान के अंदर दिफाई पाकिस्तान काउंसिल और तहरीक इंसाफ ने भी नेटो सप्लाई की बहाली पर अब मुल्कगीर मुजाहिरों का ऐलान कर दिया है। अब होगा क्या? सूरत हाल जो पाकिस्तान में है, ये हमें किस जानिब ले जाएगी? आइंदा आने वाले जो दिन हैं उनमें हम क्या देखने जा रहे हैं, इस पर बात करेंगे। और ये जो सारी अफरा तफरी और बेचैनी और गैर यकीनी की सूरत हाल है, इस पर आज हम बात करेंगे कि इसने आवाम को मायूसी के अंधेरों में धकेल दिया है। हर शख्स ये जानना चाहता है कि आखिर इसका मुस्तकबिल क्या होगा। यही वजह है कि नजूमी और एस्ट्रोलॉजिस्ट का जो कारोबार है आजकल खूब चमक रहा है। हालात यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि आम आदमी और सियासतदान भी अब सियासी मुस्तकबिल के लिए नजूमियों से रब्ता करना शुरू हो गए हैं। लोग नजूमियों से अब तो ये भी पूछना शुरू हो गए हैं कि हमारे मुल्क से लोड शेडिंग कब खत्म होगी। नजूमियों से जो पूछे जाने वाले कई सवालात हैं, वो महज एक मजाक से ज़्यादा कुछ नहीं होते। गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह ताला के पास है, अल्लाह ताला ही जानता है, ये एक हकीकत है। इसके बावजूद भी लोग नजूमी और एस्ट्रोलॉजिस्ट की पेशनगोइयों पर यकीन कैसे कर लेते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि महज झूठी तसल्लियों के लिए हम खुद इन मुस्तकबिल मालूम के जो दावेदार हैं, इनका कारोबार चलाने के आप और हम सब मिलकर जिम्मेदार हैं और इनका कारोबार चलाने में इनकी हम लोग मदद करते हैं। ये कारोबार है क्या? इसके हम पर क्या असरात होते हैं? हम क्यों इन पर यकीन करते हैं? इस पर बात करेंगे। आपकी भेजी गई ईमेल शेयर करेंगे, प्रोग्राम में आपकी लाइव कॉल्स लेंगे। समी साहब और काजी साहब की आज की ताज़ा तरीन खबरें प्रोग्राम में आपके साथ शेयर करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। प्रोग्राम में कॉल्स कीजिए और स्पेशली आज इस पर ज़रूर बात कीजिए कि नजूमियों के पास हम जाते हैं कि महज झूठी तसल्लियों के लिए जाते हैं या वाकई इनमें कोई हकीकत होती है या इनमें कोई सच्चाई होती है। इस पर हमें ज़रूर कॉल कीजिएगा। काजी साहब और समी साहब से आज की खबरें लेते हैं। जी काजी साहब। शाजिया, एक तो एक्सक्लूसिव खबर है। आज बात करेंगे कि ये जो हम गरीब दुनिया के बासी हैं, यहाँ से जो काला धन सफ़र करता है, एक साल में कितना काला धन किन रास्तों से किन मंजिलों तक जाता है, यहाँ उसके असरात क्या होते हैं। एक ग्लोबल फाइनेंशियल इंटेग्रिटी नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है अमेरिका में जो 40 साल से काम कर रही है। रेमंड बेकर उसके फाउंडर थे। तो उन्होंने इन 40 सालों की अर्करेजी के बाद हमें ये बताया कि ये सिलसिला क्या है और वहाँ कितनी डमी कॉरपोरेशंस हैं, तकरीबन 1 लाख जिनके अकाउंट्स इस हवाले से इस्तेमाल होते हैं। यहाँ पे हमें क्या असर पड़ता है और इसके बेनिफिशरी कौन है? तरक्की याफ्ता मुल्क। यही वजह है कि कोई मुअस्सर कानून साजी मगरब में नहीं होती, क्योंकि काला धन उनकी इकानमी में इंजेक्ट होता रहता है। इस पर तफसील से बात करेंगे। और दूसरी खबर जो बड़ी अच्छी आज कौमी इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने तजवीज़ दी है, जो पहले भी हम जिक्र कर चुके हैं कि पहले एक दफ़ा महीने में हम कीमतें बढ़ाते थे, अब 2 दफ़ा बढ़ाने की तजवीज़ दी है। जबकि ओगरा का ये कहना है कि इससे होर्डिंग होगी। और आप जानते हैं और हम जानते हैं कि जब भी पेट्रोल की कीमतें बढ़नी होती हैं, 3 दिन पहले पेट्रोल पंप से वो गायब हो जाता है। तो क्या ये इक़्तिसादी राब्ता कमेटी हमारे मफाद में फ़ैसले कर रही है, किसके मफाद में? और ओगरा ने बहरहाल आवाम के मफाद में बात की है। उसके बाद कल आप जानती हैं कि हुई थी समात जो नशावर एफेड्रेन के ज़िमन में, तो उसमें आज कुछ और भी बातें सामने आई हैं कि ईरान में जो पकड़ी गई थी एक्सटेसी, जो जिसके बारे में बताया जाता है कि 15,000 रुपये तक एक गोली बिकती है, जो रिपोर्ट आई थी, तो वो कितनी मिकदार थी जो ईरान में पकड़ी गई, इराक में भी पकड़ी गई और इलाहाबादी कराची में भी पकड़ी गई। इस ज़िमन में बात करेंगे क्योंकि आपको पता है कि इंटरनेशनल नारकोटिक कंट्रोल बोर्ड इसमें वो है, वो भी आने वाला है। और आखिर में बात करेंगे अपने गरीब क्लब भाइयों की जो एहतजाज कर रहे हैं कि उनकी सैलरीज बढ़ाई जाए। एक नेक ब्रेकिंग किस्म की इन्फ्लेशन है, महंगाई है। नेचुरली लोग एहतजाज करते हैं। उन्हें बेटन चार्ज किया गया कोयटा में कल, और उनके मुतालबात और जो उनका चार्टर था उसको मुस्तरद कर दिया गया। इन खबरों पे आज बात करें। जी समी साहब। शाजिया, वैसे तो बहुत खबरें हैं। डॉक्टर खलील चिश्ती पाकिस्तान पहुंच गए हैं। MV अल्बेडो जो जहाज़ है जिसके जरगवालियों को रिहा कराने के लिए अब जो बहरिया टाउन के मलिक रियाज हैं वो पैसे देने के लिए वो आमादा हो गए हैं। फ्रांसीसी सदर जो हैं होलांद, उन्होंने अपनी इलेक्शन कैंपेन में तो इस बात का जिक्र किया था कि वो इस साल के आखिर तक
तमाम जो फ़ौजी अफ़गानिस्तान से वापस बुला लेंगे, उनका एक वादा था। लेकिन जैसे ही वो सदर बने हैं, हक़ाइक़ मज़ीद उनके सामने पेश किए गए हैं। तो पहली जो स्टेटमेंट उन्होंने दी है वहाँ पर जर्मनी पहुँचकर कि शायद वो अब इस पर नज़रसानी कर रहे हैं, और सिर्फ उन्होंने जो बात की थी वो कम्बैटेंट्स की बात की थी। अब पता नहीं कितने उसमें कम्बैटेंट्स हैं। लेकिन जो सबसे अहम जो ख़बर है काजी साहब, जो जहाँ पे मैं आपको ले जाना चाहता हूँ आज और दिखाना चाहता हूँ कि असल पाकिस्तान है क्या, वो एक बंद रोड पर यहाँ थाना शफीकाबाद में एक फैमिली है, उनके 3 नाबीना भाई हैं। उनका एक भाई था आंखों वाला जिसको कत्ल कर दिया गया था गुज़श्ता साल। वो फैमिली अभी तक अदालतों के धक्के खा रही है, पुलिस के धक्के खा रही है। उन्हें मज़ीद धमकियाँ दी जा रही हैं कि ये पर्चा वापस लो, तो अगर नहीं वापस लोगे तो जो बाकी फैमिली के लोग हैं उनको भी ख़त्म कर दिया जाएगा। अच्छा, तो वो एक ऐसा अफसोसनाक वाक़या है जो ये बताएगा कि असल पाकिस्तान जिसमें लोग रहते हैं वो उस पाकिस्तान से कितना मुख्तलिफ है काजी साहब, जो हमें इस्लामाबाद में नज़र आता है, कराची में नज़र आता है, या उन बड़े बड़े ऐवानों में नज़र आता है, जहाँ पर क्या मिलता है सही, जहाँ पर कभी वो उस तरह का गम और उस तरह के दुख से वो गुजरते नहीं हैं। इस पर हम डिटेल में बात इस पर अगर मुझे इजाज़त दे तो मैं इस पर डिटेल पर बात कर लेता हूँ। जी, अभी पहले इसी पे कर लेते हैं। काजी साहब, ये वाक़या रूनू हुआ कुछ अर्सा पहले शफीकाबाद में 3 नाबीना भाई, जैसे मैंने जिक्र किया, उनकी 2 बहनें थी, उन्होंने शादी कर दी उनकी। वो जिस फैमिली में शादी हुई उनको ये इल्म नहीं था कि ये किस किस्म की ये लोग हैं। बहनें देख सकती थी, बहनें देख सकती थी, लेकिन वो जो बहनोई थे उन्होंने हमेशा उनके साथ मारपीट शुरू कर दी शादी के फ़ौरन बाद, क्योंकि शायद वो ड्रग्स के धंधे में थे और उनकी ख्वाहिश थी या वो फोर्स कर रहे थे उन लड़कियों को कि वो भी उस ड्रग्स के धंधे में जाएं। लेकिन वो शरीफ बच्चियाँ थीं, उन्होंने हमेशा इसको रेजिस्ट किया। वो उनके हस्बैंड्स ने उनको बहुत ज़्यादा मारा पीटा भी। उनके जो ये 3 नाबीना भाई थे और एक उनकी आंखों वाला भाई था जिसका नाम शरीफुल्लाह था, उन्होंने एक थाने में एक दिन रपट दर्ज करा दी कि हमारी बहनों पर तशद्दुद किया जाता है। तो वो जो उनके बहनोई थे अपने भाइयों के साथ, अपने वालिद के साथ उनके घर आए। उन बच्चों के, उन तमाम फैमिली के सामने उस शरीफुल्लाह को उन्होंने उठाया, जिसको नज़र आता था। उन 3 नाबीना भाइयों का वाहिद भाई जिसको नज़र आता था, उसको वो चौक में ले गए, हवाई फायरिंग करते रहे। कोई बंदा उनको छुड़ाने के लिए नहीं आया। पुलिस नहीं आई। पुलिस कहाँ आती यहाँ पर? पुलिस तो प्रोटोकॉल ड्यूटीज़ पे होती है। उन्होंने वहाँ पर शरीफुल्लाह को मारी गोली, उसकी बहनों के सामने, उसकी बूढ़ी माँ के सामने, उसके छोटे छोटे बच्चों के सामने, और उसके बाद वो वहाँ से फरार हो गए। पर्चे वगैरह दर्ज हुए, लेकिन वो ख़ानदान आज तक उस इंसाफ का मुंतज़र है। मैं, हमारे जो रिपोर्टर हैं उमर जावेद, बड़ी लाहौर ब्यूरो के यंग रिपोर्टर हैं, बड़ी रिसर्च की उन्होंने, तब भी इस वाक़े को रिपोर्ट किया था। कल हम एक कैमरामैन के साथ उसके घर पहुँचे तो हमने वहाँ पर जो उनके हाफिज़ सईद जो नाबीना हैं, भाई थे शरीफुल्लाह के, उनसे बात की, उस घर की सूरत हाल देखी। वहाँ पर जो यतीम बच्चियाँ थीं शरीफुल्लाह की, उनको देखा, उसकी बूढ़ी माँ को देखा, उनकी उन 2 बहनों को देखा जिनको फिर बाद में तलाक दे दी कातलों ने। उन्होंने जो अपना अहवाल सुनाया, आइए आपको वो सुनाते हैं कि वो क्या वो कह रहे थे। पापा को यूनुस ने मारा था, इधर से मारा था, इधर से निकल गया, इधर से भी फोटो इसको मारो, मुझे साफ चाहिए। हम 3 नाबीना भाई हैं। एक ही भाई था जो कमाने वाला था, जिनकी वजह से तमाम घर का सर्कट चलता था। कोई देखने वाला था सर। उन्होंने 2 सिस्टरों की शादी की हुई थी। तो सर कुछ दिनों के बाद पता चला है हमें, जो बहनों को बहुत ज़्यादा दोनों सिस्टरों को मारते पीटते रहते थे। एक ही इसरार करते रहते थे कि आप जो है ना वही काम करो जो हमारी वालदा करती है। वालदा सर उनकी ये काम करती थी कि मनशियात का काम करती थी। और मेरी बहनों के साथ भी यही मामलात करने की कोशिश करते थे कि आप भी यही काम करें,
फिर सर उन्होंने इतना ज़्यादा तशद्दुद करना शुरू कर दिया। कुछ अरसे के बाद उन्होंने कहा है कि ऐसा करें, अगर ये काम नहीं ना आपने करना है, 2 लाख रुपया अपने भाइयों से लेके दो, चलें ठीक है, मैं भी अपना खुद कारोबार कर लेता हूँ। 50,000 का बंदोबस्त हुआ था भाई से। भाई ने फ़ोन करके बता दिया कि मेरे से ना 50,000 का बंदोबस्त हो गया है, वो आप जो है ना आप ले सकते हैं। बहरहाल सर उसने कहा है कि नहीं, 50,000 से काम नहीं बनेगा, ऐसा आप कर दें कि पूरे 2 लाख ही करें। एक दिन सर हमारे घर में आए हैं, आके मारा पीटा है बहुत ज़्यादा। मार पीट के सर बहन की एक चेन थी, सोने की बालियाँ थी, वो ली हैं साथ। तो हमें मारते पीटते हुए धमकी देते हुए कि अपने पैसों का बंदोबस्त करो या फिर अपनी बहनों को समझाओ वही काम करें, हमारे साथ चलें, वही काम करना पड़ेगा ऐसे जो हम कहते हैं। सुबह तकरीबन 8:45 बजे का वाक़या था सर हमारे घर में। वो शेर खान, उनके 4 बेटे जिनका नाम है यूनुस खान, मीर अहमद, मुजाहिद और जान मोहम्मद, और शेर खान उनका वालिद है, उनके हमरा आए हैं सर हमारे घर में। वो ज़बरदस्ती घुसे हैं हवाई फायरिंग करते हुए हम लोगों को सर, किसी को बालों से पकड़ाए, बहनों को, वालदा को, हम नाबीना को, और शरीफ खान जो भाई मेरा मकतूल कत्ल हो चुका है सर, उसको, सब लोगों को हमें मारते पीटते हुए, पिस्टल सी नोक से मारते पीटते हुए सर चौक पे, अगले चौक पे ले गए हैं। वहाँ पे फौजी चौक कहलाता है सर, ये साथ ही है, वहाँ पे ले गए हैं। वहाँ जाके सर उन्होंने बहुत ज़्यादा हवाई फायरिंग किया सर। लोगों ने जो है ना दुकानें बंद की हैं, शटर वगैरह बंद किए हैं, लोग भाग गए हैं सर। हमें वहाँ पे जाके जो है ना सर, वैसे पहले तो मारते रहे हैं, तो फिर बाद में शेर खान लड़कारा मार के कहने लगा अपने बेटों से कि अब शरीफ खान को अपने घर वालों के सामने ही इबरत का निशान बना दो, उसको FIR का मज़ा तो बेटा, इनको चकाओ। जब सर ये बात शेर खान ने किया, यूनुस खान ने सर एक फायर किया मेरे भाई को सर के ऊपर फायर लगाए, तो मेरा भाई वहाँ पे गिर पड़ा है सर, वो कत्ल हो गया सर। तो उसके बाद सर हम लोगों ने ज़मीन पे लेटे रहे हैं सर, जाने बचाई। दहशतगर्दी का भी एक मसलन इस पे दफ़ा हुई थी, बाद में उन लोगों ने ऐसा किया है सर, वो ख़त्म करा के पता नहीं सेशन कोर्ट पे अब मुकदमा चल रहा है सर। हम जाते हैं सर अदालतों में, तारीख के ऊपर तारीख ही मिल रही है सर, कोई वहाँ पे हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। वो लोग कभी आते हैं कभी नहीं भी आते हैं, ऐसा काम हो रहा है सर कि हमें तो इंसाफ नहीं मिल रहा है। हमें तो तमाम अवाने बाला जो भी हैं सर, चीफ जस्टिस साहब हैं, हमारे वज़ीर आला पंजाब सर, इनके बारे में भी हम लोगों ने तो बहुत सुना हुआ था कि ये दाररसी करते हैं सर। हमें इंसाफ नहीं मिल रहा है, पता नहीं इन लोगों की कितनी क्यों कसर रसूख है, हम गरीब लोग हैं सर, खुदा की कसम सर। उसके बाद भी हमें धमकियाँ मिल रही हैं, और मेरा भाई जो देख सकता है अदालतों पे लेके जाता है, उनके ऊपर भी उन लोगों ने फायरिंग किया और फ़ोन करके मुझे धमकियाँ भी देते हैं कि अगर आपने ये FIR आपने मुकदमा वापस ना लिया तो हम लोग जो है आपको लेके जाता है ना अदालतों पे, उसको भी कत्ल कर देंगे, फिर देखेंगे आपका क्या बनेगा। हमारे घर में आए हैं तो चारों थे, उसका बाप भी साथ था, तो हमें मारते पीटते हुए अगले चौक ले गए। तो वहाँ पे मेरे भाई को मार दिया, कहने लगा शेरान इसको मार दो, बालों से कटीस के हमको यहाँ से लेके गए हैं, तो इतना मारा है तो हम बता नहीं सकते। तो शेरान ने फिर कह दिया तो मेरे भाई को उसने मार दिया, यूनुस ने। सामने इतों कड़ीस के लै गए, मैनू तो कुछ नहीं पता, मार मार के जिस तरह शिमर दे होते है वो सारा जुल्म होया। अभी कोई नहीं सुनता साड़ा के कोई सुने, बहुत जुल्म होया पुत्र साढ़े ते कैमर लगी है। हुण ये करे इंसाफ दवे, सानू कुछ हुकूमत इंसाफ दवे, साड़ा कातल को सदा देवे। कोने वाले 3 मरे दे बचे ने, 5 लड़कियां मैं ही 3 नबीने ने, एने खाने वाले ही, कमाने वाला कोई भी नहीं है। एक बच्चा है वो छोटा सा, कुछ भी नहीं कर सकता है, थोड़ा लिया दिन दे विच 100 रुपए भी नहीं लिया। चीफ जस्टिस साहब, बहुत सुना है इन्होंने, इस ख़ानदान ने आपके बारे में कि आप लोगों की कितनी दादरसी करते हैं, कितना इंसाफ देते हैं। आज का जो हमारा अदालती निज़ाम है वो लोगों को किस तरह इंसाफ मुहैया करे, लेकिन इनको तवक्को नहीं है क्योंकि इन्हें अभी तक इंसाफ नहीं मिल रहा है। उमर जावेद हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं।
उमर, समझ नहीं आ रही इसको देखने के बाद, इस खबर को देखने के बाद, इन लोगों के घर वालों के तासुरात सुनने और देखने के बाद क्या बोला जाए, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही है। कोई इंसाफ की तवक्को नहीं है इन लोगों को, कुछ नहीं हुआ अभी इन लोगों के साथ। जी शाजिया, 2010 सितंबर में जब ये वाक़या पेश आया था तो उस वक्त के थाना शफीकाबाद के जो SHO थे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इनके साथ कॉपरेट किया था, लेकिन जो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थे खालिद बेग, उनके ऊपर इल्ज़ाम आयद किया गया था बुरसा की जानिब से कि खालिद बेग जो है इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल भी प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहे, जिसके बाद ये बात सामने भी आई थी। चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट ने इसका नोटिस भी लिया था और इसके ऊपर केस की जो थी समाअत भी होती रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी कोई चीज़ जो थी वो सामने नहीं आ सकी थी। और जैसे जैसे टाइम गुजरता क्या तमाम जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे वहाँ से तब्दील हो गए और जो केस था वो खटाई में डलता रहा। गुज़िश्ता रोज़ भी जो हाफिज़ सईद थे वो यही बताते नज़र आए कि उनको तारीख पर तारीख सिर्फ मिल रही है और जब भी वो अदालत में जाते हैं तो या तो मकतूल जो मुलजिम पार्टी है वो नहीं आती या फिर इनको दोबारा से पैसे दे के वहाँ पर तारीख दिलवा दी जाती है, जिसकी वजह से ना सिर्फ इनके ख़ानदान बहुत हद तक मुतासिर हो रहे हैं और बल्कि इनको इंसाफ भी जो है वो मुहैया नहीं किया जा रहा। मैं शाजी आपको यहाँ पे बता दूं कि इनके 5 भाई थे और 5 बहनें थी, जिनमें से 3 बहनें जो हैं वो शादीशुदा हैं, 2 बहनें जो हैं उनको तलाक हो गई हुई है और उनके 5 बच्चे हैं। 3 ये नाबीना भाई हैं और एक इनका छोटा भाई है जो PCO की दुकान करता था, लेकिन मुलजिमों ने उसको भी धमकियाँ दे के वो दुकान बंद करवा दी है और अब वो हर वक्त जो है वो अंडरग्राउंड रहने की कोशिश करता है कि कभी भी सामने ना आए, क्योंकि अब सिर्फ वो, क्योंकि एक तो उम्र में छोटा है, दूसरा सिर्फ वही यहाँ पे इनका सहारा बन सकता है बड़ा होकर, लेकिन क्योंकि कम उम्री की वजह से उसको भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ख़तरा है, इसलिए वो भी अब हर वक्त ज़्यादातर छुपा रहता है। और इनका घर का जो है वो सिर्फ अगर कोई मुखैर हजरात जो हैं वो अगर थोड़े से इनको पैसे भिजवा देते हैं किसी तरीके से या उनको कहीं से इन्फॉर्मेशन मिलती है कि यहाँ पे 3 नाबीना भाई रहते हैं तो इनको दे देते हैं, या फिर इनके जो 2 भाई हैं वो सुबह के टाइम में पढ़ते हैं और शाम को वो क्योंकि हाफिज़ हैं तो दोनों कई इलाके के कुछ बच्चों को कुरान पढ़ा के 500,000 रुपया जो वो कमाते हैं, लेकिन इनके ख़ानदान की आज तक हुकूमत पंजाब की जानिब से दाद रसी नहीं हुई और ना ही पुलिस ने इनको इंसाफ दिलवाने की कभी कोशिश की है। बहुत शुक्रिया उमर। अब जबकि हम इस इशू को दुनिया चैनल इसने इसको हाईलाइट किया तो हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत पंजाब खास तौर पर जो हमारा अदालती निज़ाम है, चीफ जस्टिस साहब इस मामले में शाजिया मैं ये देखें उम्मीद तो हम करते हैं और हमेशा करते रहेंगे, बहरहाल इसी निज़ाम में ही बेहतरी आएगी। लेकिन मैं ये जब देख रहा था, जब कल वहाँ पर मैं उमर के साथ गया, काजी साहब उस घर में जो गुर्बत थी, उस घर में जो बेचारगी थी, जो बेबसी थी, उस माँ की आंखों में जो आंसू थे, वो छोटे छोटे बच्चे जो सवाल कर रहे थे, उसकी जो बहनें जिनको तलाक हुई वो, और उस शरीफुल्लाह की जो बेवा बैठी थी, सवाए आंसुओं के उनके पास कुछ नहीं था बोलने के लिए और वो आंसू ही उनकी कहानी को बयान कर रहे थे। मुझे नहीं पता कि इन आंसुओं का दर्द कब हमारे हुक्मरान महसूस करेंगे। हम किसी पर क्रिटिसिज्म नहीं करते, सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आप सब लोग भी यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये है पाकिस्तान, ये उस पाकिस्तान से बहुत मुख्तलिफ है। इसी पर एक बात, और ये आपका 83-85% पाकिस्तान, ये वो लोग हैं, इससे भी ज़्यादा। और शाजिया मैं ये जो हम यहाँ पीटते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, बात करते रहते हैं, वो इसलिए करते हैं कि जब तक ये इस रियासत के, ये इंसाफ के अवानों के राब्ते नीचे वहाँ तक नहीं जाते जिनकी कमाई से ये चलते हैं, जिनकी कमाई से तनख्वाहें जाती हैं। जब ये किसी अदालत में किसी को लगाते हैं ना वो मुआवन वकील, तो जो उसको लाखों करोड़ों मिलते हैं ना, वो गन्नम जो उगा रहा है, वो जो जूता बना रहा है, उन पर लगे हुए टैक्स से पैसे हैं ये वो देते हैं और उनको जवाब में क्या मिलता है वो आपने आज देख लिया। बस शायद इन बड़े बड़े मुकदमों से, इन बड़े बड़े मामलात से हमारे अकाबरीन को फुर्सत मिल जाए तो पाकिस्तान के कुछ जो हकीकी मामलात हैं उनकी जानिब भी नजर लेकिन हैं बहुत बड़ी, इस पर लोगों को इंसाफ मिले। कॉलर है हमारे साथ कुवैत से अरशद। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। अरशद बोल रहा हूँ सर कुवैत से जी। जी अभी जो आपने दिखाया ना, ये हमारा साथ जो मसला है ना, ये अदालती निज़ाम का ही मसला है और कुछ नहीं है। अगर हमारा अदालती निज़ाम ठीक हो ना तो सब कोई मसले ठीक हो जाते हैं। कोई भी केस को आप डिले करते जाओ उसका बेड़ा गर्क करते जाए। यही हमारा वो गिलानी साहब के साथ हुआ, उनको फर्द जुर्म आयद करते करते 6 महीने लगा दिए। अभी बाबर वाहन के साथ फर्द जुर्म लगाते कितने महीने लगा रहे हैं। ये अदालती निज़ाम जो है फिर 15 दिन में फैसला करो, उनको चौक में लटका दो। ये जो तीनों चारों बदमाश आदमी जो है। सही, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका। काजी साहब ये जो हमने खबर दिखाई है, इसका केस मेमो से बड़ा है,
तौहीन अदालत से बड़ा है? मैं तो पहले दिन से ये कह रहा हूँ कि जितनी चीज़ों को ब्लो अप करके आप पेश करते हैं, अवाम पे मुसल्लत करते हैं, वो सिर्फ उसकी वजह सिर्फ ये होती है कि जो असल इश्यूज़ आप सॉल्व नहीं कर सकते, जो आप नहीं करना चाहते, वो अभी समी इब्राहिम साहब ने एक बात की थी, मैं उसी को इससे रिलेट कर देता हूँ कि वो जो औलाद आए और पहले उन्होंने कहा कि हम जो है कम्बैटेंट वापस ले जाएंगे या, और आप कह रहे हैं होता क्या है, इसका मसला इशू क्या है कि जब इन्होंने इलेक्ट होने के लिए अहलियत हासिल करनी है तो इन्हें उन मुक़्तदर तबकों की हिमायत चाहिए जो उनको पैसे देते हैं, मगर वोट अवाम ने देना है, लिहाजा अवाम के सामने इन्हें वो पोजीशन लेनी पड़ती है कुछ जो पॉपुलर है। मगर जब ये इक़्तिदार में वापस जाते हैं तो फिर क्या होता है, फिर इन्हें उन्हीं आकाओं की ताबेदारी करनी पड़ती है। ये इस जमहूरियत के लिए पूरी दुनिया में अब क्यों नहीं वो डिलीवर हो रहा, उसके लिए मैं समझता हूँ इससे बड़ा तकलीफ दे कोई इशू नहीं है आज पाकिस्तान में। और ये 83% लोगों में मैं यानी उन लोगों से का इशू है जिनकी एक बहुत बड़ी, और मैं फिर इस बात को दोहराए देता हूँ समी इब्राहिम साहब, ये रियासत चलती है इस मुल्क के 160 या 180 जितने मिलियन लोग हैं उनकी मेहनत से, उनके पैदा किए हुए कदर फाजल से, जिसे मैनेजमेंट के नाम पे टैक्सेस के लिए आप ऊपर ले जाते हैं, जिससे फिर हमारे वज़रा बनते हैं, उनकी गाड़ियाँ बनती हैं, ऐवान बनते हैं, इक़्तिदार बनते हैं। तो उनको भी वो नहीं मांगते आपसे बहुत कुछ, वो थोड़ा सा इंसाफ और 3 टाइम की रोटी मांगते हैं। एक और कॉलर है हमारे साथ लंदन से, शहराज। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी शहराज जी। जी, बड़ा अफसोस हो रहा है वैसे इनकी बेचारों की हालत देख के। अल्लाह ताला इनकी मदद करे और इनकी रहनुमाई करे। मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि हमारा अदालती निज़ाम जो है वो इस तरह से हुआ है जिसकी वजह से इंसाफ नहीं मिलता, लेकिन उसमें बहुत बड़ा हाथ हुक्मरानों का ही है। वो ऐसा कानून क्यों नहीं बनाते हैं कि 15 दिन या 20 दिन के अंदर हर जज जो है वो अपना रिजल्ट तक पहुंचने का पाबंद किया जाए उस जज को। अगर नहीं करता तो ऐसे जज को हटा दिया जाए, उसका जरूरत ही नहीं है। और मेन प्रॉब्लम जो है वो इन्वेस्टिगेशन है। जब पुलिस वाले इन्वेस्टिगेट ही नहीं करेंगे सही तो वो जज वहां पे बैठा चाहे जो मर्जी कर ले, उसके हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। ये नीचे से लेके ऊपर तक सारा निजाम ऐसा हुआ है। और प्लीज मैं जरा माजरत के साथ मैं चाहूंगा कि आप जरा मेरी कॉल वापस उधर ट्रांसफर कर दें, मैं उनसे जरा बात करना चाहता हूँ। ये आपके जो ऑपरेटर हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका शहराज। मैं फिर दोबारा आऊँगा उस घर की जो मैंने कल हालत देखी, जब उनके भाई बात कर रहे थे तो उनकी वालदा जो थी, बाद में हमने उनकी गुफ्तगू भी आपको सुनवाई। काजी साहब, बेशतर वक्त जो था ना, वो बूढ़ी औरत एक साइड पर बैठी थी, उसका सर नीचे था और उसकी आंखों से लगातार एक आंसू एक वो गिरते जा रहे थे और उसके पास अल्फाज नहीं थे। तो मैं ये सोच रहा था कि शायद ये जो हमारी कौम पर आफात हैं, शायद ये जो इतना हम पर इतना ज़्यादा हम मुसीबतों में हैं, इन लोगों की आहें बिल्कुल जो जिनकी कोई दादरसी, ये निज़ाम तो बनाया गया था इनकी दादरसी के लिए, आज हम उनको भूलकर कुछ और लोगों को प्रोटोकॉल दे रहे हैं, कुछ और लोगों की प्रोटेक्शन कर रहे हैं। बिल्कुल हमने अपनी सोसाइटी को तकसीम कर दिया, जिसमें 2-3% तो ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल इन तमाम आफात से, बलियात से महफूज हैं, और बाकी जो मेजॉरिटी जिसके लिए जो आज से 64 साल पहले चल कर आए इस खित्ते में रहने के लिए कि इज्जत की जिंदगी चाहिए, सही इज्जत की रोटी चाहिए, उनके साथ हम ये कर रहे हैं। तो शायद ये इन्हीं की बद्दुआओं का नतीजा है, इन्हीं की आहें हैं जो इस पूरे निज़ाम को बर्बाद जिन्होंने करके रखा हुआ। सही, एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक से पहले एक कॉलर है हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं जफर बोल रहा हूँ जी साहिवाल से। जी बोलिए जफर साहब। अभी तक हमारे मुल्क की बदनसीबी यही है कि इसमें हुकूमत का मतलब है ना कि जो आर्डर हो जाए हुक्म, जिससे वही है ही आर्डर से उस पर अमल हो। ना तो वो हुकूमत है, अब ना ही ये अवाम कहलवाने के हकदार है। तो कहें ये गुलाम और कैदी, जैसे ये कैदी जलसों पे इकट्ठे किए जाते हैं, पीछे आपने हाल में देखा ये वडेरों ने एक कैदी रखे हुए हैं। हम आवाम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक कैदी है, मुख्तलिफ तरीकों से गुलाम बनाए हुए। सही, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जफर। आपका वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि दिफाए पाकिस्तान काउंसिल और इमरान खान नेटो सप्लाई की बहाली के बाद क्या करने वाले हैं एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के
के बाद खुशामदी कुछ ईमेल्स हैं वो आपसे के साथ शेयर करनी है। एक ईमेल है लाहौर से सायरा रशीद, ये कहते हैं कि आपका प्रोग्राम गो के बहुत सुबह लग जाता है, लेकिन आपकी जो बातें हैं हमारी सबको एनर्जेटिक बना देती हैं। हमारे हुक्मरानों का रवैया तो हर चैनल में बहुत अच्छे तरीके से बयान कर दिया जाता है, लेकिन मैं यहाँ पर नेटो सप्लाई पर बात करूंगी। नेटो सप्लाई की बहाली एक बुज़दिलाना रवैया है। हुकूमत को नेटो सप्लाई तब तक रोके रखना होगी जब तक अमेरिका सलाला चेक पोस्ट पर हमले की माफ़ी नहीं मांग लेता। दूसरी ईमेल है, ये भी लाहौर से कुरतुलैन है, ये लिखती हैं कि हमारे हुक्मरानों को ज़ाती मफाद से गर्ज है हमेशा से, और पाकिस्तान के हुक्मरानों को अमेरिका फोबिया हो गया है, जो कि आए दिन अमेरिका के दबाव में आए होते हैं और इसी खौफ में मुब्तला रहते हैं कि अमेरिका हमारी एड बंद कर देगा, जो कि पाकिस्तान की सो कॉल्ड रूलिंग क्लास के लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए नेटो सप्लाई की बहाली पर जितनी मर्जी बहस कर लो, जितना मर्जी एहतजाज कर लो, हुक्मरान वही करेंगे जो वो खुद चाहेंगे। समी साहब देखें, मैं एक तो ये अगर नेटो सप्लाई बहाल होती है ना, तो मैं ये इसको इस तरह से कैटेगराइज करने के लिए तैयार नहीं हूँ कि ये कोई बुज़दिलाना काम था। एक सिर्फ जो आगाज़ में मैंने बात की थी, फ्रांसीसी सदर ओलैंद की बात की थी कि देखें इलेक्शन कैंपेन उन्होंने की पूरी ज़ोर शोर से कि मैं बुला लूँगा वापस, क्योंकि वहाँ पर बड़ी अनपॉपुलर वो वॉर थी। जैसे ही वो सदर बने, पहला जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है, उन्होंने ये कहा कि नहीं 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 वो कम्बैटेंट, अच्छा वो जो सारे हैं जो फौजी, वो सारे के सारे कम्बैटेंट भी बन सकते हैं, वैसे वो रिजर्व और ट्रेनर्स उस सूरत हाल में। तो बुनियादी तौर पर ऐसे फैसले करते वक्त आप मुल्क की मफादात को मद्देनजर रखते हैं। ये कोई गैरत ब्रिगेड और बेगैरत ब्रिगेड की बात नहीं है, जहाँ पर पाकिस्तान के अवाम का मफाद है उस पर नहीं मैं हरगिज़ ये नहीं कह रहा। अगर अभी डिस्कशन हो रही है, मीडिया ने तो रात ही चला दिया, ये हो गया वो हो गया, लेकिन अभी वो मीटिंग्स हो रही हैं, उस पर डिस्कशन हो रही हैं। अच्छा आप मुझे बताएं, आपको बुला लिया तो इसका मतलब सब कुछ तय हो गया, तो उनको बुलाया मुझे ये बताएं, पहले तो बुलाया नहीं, मुझे बताएं आप पाकिस्तान के आर्मी चीफ और कोर कमांडर्स पर यकीन नहीं रखती? बिल्कुल रखते। तो वो मीटिंग में शरीक थे? बिल्कुल यकीन। तो अगर उन्होंने इस फैसले को ओके किया तो फिर क्या? अब मैं पाकिस्तान के मिलिट्री चीफ और कोर कमांडर्स की बजाय हाफिज सईद साहब की बात सुनूं या इमरान खान की बात सुनूं, जिनके पास एक सीट नहीं है कौमी असेंबली में, जो किसी को रिप्रेजेंट ही नहीं करते? इस बात को इंश्योर किया जाना चाहिए ना कि नेक्स्ट टाइम तो भाई मीटिंग हो रही है, आप प्रोसेस पर यकीन रखें और लेट्स सी क्या होता है। मैं भी तो थोड़ी सी मुदाखलत कर, बिल्कुल करें। हमारा कोई हिस्सा नहीं है इसमें, चाहे कियानी साहब फरमा लें ये फैसला, चाहे गिलानी साहब कर लें, अवाम का क्या लेना देना है इससे? कब ये अवाम को फैसले में शामिल करते हैं? हमने सिर्फ 2 नुक्ते बयान फरमाए थे। क्या गेन किया आपने? $1 बिलियन की बात हो रही है, मगर आप तो माफ़ी भी नहीं मंगवा सके। ये खुल जाएगी, इसे कोई नहीं रोक सकता, ये नविश्ते दीवार है, ये नविश्ते दीवार है। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि हजूर इसको जस्टिफाई करना बंद कर दें यार, खोल दें प्लीज। चलिए इमरान से पूछ लेते हैं। इमरान, हम बात कर रहे हैं खुल गई है, खुलने वाली है, लगता तो बाजार ये कि खुल गई, आगे क्या होने वाला है? आगे देखें, सदर ने जाना है आसिफ अली जरदारी शिकागो कॉन्फ्रेंस में, तो उनके साथ हिना रबानी खान जो वजीर खारजा वो भी जाएंगी और वहां पर साइड लाइन्स पे मुलाकात होंगी। आज कोर कमांडर्स जो कल फैसला हुआ उसमें कि दोनों जो सलाह चेक पोस्ट के ऊपर जो माफी का मामला है, वो दोनों साइड की मिलिट्री टू मिलिट्री इस इशू को रिजॉल्व किया जाए। आज को कमांडर कॉन्फ्रेंस में वो अपना जनरल इशफाक परवेज कियानी उनके साथ डिस्कस करेंगे सारे इशू को और फिर इसको लिया जाएगा सारे मामला में। 2 बुनियादी इश्यूज हैं, ड्रोन के और एक सलाला के ऊपर माफी का। ड्रोन के ऊपर उन मुलाकातों के अंदर आने वाले दिनों में पाकिस्तान मुख्तलिफ चीजें प्रपोज करने जा सकता है, जिसमें एक इशू ये भी है कि पाकिस्तान खुद जो है कबायली इलाकों में फॉरेन जो मिलिटेंट्स हैं उनको फ्लैश आउट करने के लिए ऑपरेशन करेगा। अगर पाकिस्तान ये ऑपरेशन करता है तो ऑब्वियसली फिर अमेरिकन जो है वो कुछ अरसे के लिए अनअनाउंस जो है ड्रोन अटैक को रोक देंगे। सही, बहुत शुक्रिया इमरान। लेकिन सवाल तो ये कि जब तक अपनी रिजर्वेशन दूर किए बगैर आप इस तरह का फैसला मान लेते तो क्या फ़ायदा हुआ आपको 6-8 महीने एहतजाज करने का? अच्छा काजी साहब, आप मुझे ये बताएं कि आप कभी नजूमी के पास गए? अभी तक तो इत्तेफाक नहीं हुआ, लेकिन एक दफ़ा इत्तेफाकन मुलाकात हो गई थी इस्लामाबाद में। मुझे एक दोस्त हमारे जावेद चौधरी जो कालम जी वो मुझे ले गए एक ऐसे नजूमी के पास जो मलाइशिया से जिनका ताल्लुक था, और जो बताया जाता है ज़ियाउल हक साहब उनसे अपनी तकदीर और किस्मत का पूछा करते थे। उन्होंने मुझे बहुत वैसे अच्छी बातें बताई जो कभी नहीं हुई मेरी ज़िंदगी में, लेकिन अलबत्ता उन्होंने मुझे यही कहा था। ये खुश तो किया चौधरी साहब अगर देख रहे हो तो उन्हें याद आ जाएगा। लेकिन मैं शाजिया, अगर आपने ये मौजूद छेड़ ही दिया तो मैं आपको ये बताऊँ कि ये बड़ा एक इसमें ये पूरी दुनिया में है और डेवलप्ड वर्ल्ड में भी है। अच्छा, वाकई सितारों का कोई हमारे किस्मत से सितारों से हमारे जो हकीमुल उम्मत अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि सितारा क्या तेरी तकदीर की खबर देगा, वो खुद फराखी अफलाक में है खारो ज़ुबूं। और इस पे उसका फैज़ का बड़ा अच्छा एक शेर है। वो कहते हैं कि खुशनशी हैं
कि चश्मे दिल की मुराद ना दैर में है ना खानकाह में है, हम कहाँ किस्मत आजमाने जाएं, हर सनम अपनी बारगाह में है। अच्छा, जो टीवी पे एस्ट्रोलॉजिस्ट आते हैं, कब लैपटॉप खोल के बैठ जाते हैं, उनको डेट ऑफ बर्थ बताएं, ईयर ऑफ बर्थ बताएं, ये कैसे? ये बड़ा अजीब है कि वो ऐसे देते करते हैं। कंप्यूटर कैसे जी बताता है? दिन कौन था पैदाइश का, जगह जी, दिन अच्छा, कौन- फिर वो आपकी तकदीर जो है कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर से खींच के कैसे लाते हैं और आपके गोश्त। लेकिन मैं अब आपको अच्छा, इसमें तो भाईजान ये सिर्फ वो नहीं, बहुत सारे जो हमारे टेलीविजन के प्रोग्राम हैं उनकी रोजी रोटी भी नजूमियों ने लगा रखी है कि आज गवर्नमेंट गई कि कल गवर्नमेंट तो वो भी एक नजूम और तो और एक प्रोग्राम में मैं देख रही थी, एक एस्ट्रोलॉजिस्ट बैठी हुई थी, लोगों ने पूछा कि हमारी लोड शेडिंग कब खत्म होगी। अच्छा, मैं अब आपको एक इंटरेस्टिंग बात, ये जो मौसम का हाल है जो 3 दिन पहले हम बताते हैं, मैं एक जगह पढ़ रहा था कि एक जो सुपर कंप्यूटर है उसमें मिलियंस ऑफ एंट्रीज डाली जाती हैं, तो 2 या 3 दिन तक वो देता है लगभग, और चौथे दिन वो भी पेशेंट को ही जाती रहती है। मगर अब आज सुनिएगा, मैं एक जगह पढ़ रहा था कि जब से लेमन ब्रदर्स गिरा, एक बहुत बड़ा मालियाती इदारा अमेरिका का गिरा, और जब से रिसेशन आया तो ये कारोबार उठ खड़ा हुआ। सिर्फ जापान में इस एक साल में 11.1 मिलियन डॉलर्स इस कारोबार के जरिए कमाए जाते हैं। और फिर इसमें अमेरिका में ये हुआ इशू कि भाई इस कारोबार को रेगुलराइज कैसे किया जाए। तो कुछ स्टेट में ये इशू सामने आ गया। पहले तो उन्हें समझ नहीं आई कि इसको हम क्या करें, ये एंटरटेनमेंट में डालें या किसी और में डालें। फिर आप तो रह के आए अमेरिका में, फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा भाई बात ये है, जो भी किस्मत का हाल और मुस्तकबिल में रूनुमा होने वाले वाक़यात की पेश की इतला देने का जो क्लेम करता है, उसका बैकग्राउंड चेक करें पहले कि कहीं वो, क्योंकि लोगों को रिप ऑफ ना करे। और अगर कोई शिकायत करता है आके अमेरिका में, कुछ स्टेट्स में है, कुछ में नहीं है, अगर वो शिकायत करते हैं आके तो उसके पैसे जो हैं उसको वापस दें। मगर बात क्या है, बात ये है, ये अब मैं एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं। एक डोनाल्ड रेगन बंदा था, वो रोनाल्ड रेगन का चीफ ऑफ स्टाफ था। वो लिखता है कि जब रोनाल्ड रेगन ने कोई बड़ी समिट पे जाना होता था, किसी बड़ी मीटिंग पे जाना होता था, तो वो एक कैलिफोर्निया में एक गोरी थी, गोरी एक किस्मत बताने वाली, जिससे वो मिलता था। बात क्या है, बात यह है कि जब आपको अपनी ज़ात पे कंट्रोल नहीं है, जब आप इस तरह लगे फिरते हैं इस ग्लोब पे जैसे हवा के दोष पे पता जा रहा है, इनसिक्योर है, नौकरी का आपको पता नहीं है, तो आप सुपरस्टिशियस हो जाते हैं। बिल्कुल। और चूंकि आखिरी बात इसमें चूंकि जो है अपना ये लोग ऊपर से, लेकिन अभी मैं बहुत से लोगों का नाम नहीं लेता, फिर समी साहब नाराज होंगे कि कौन से लीडर सोटियां खाने जाते थे। नहीं, मैं लेने लगा हूं। कौन से लीडर जो है उन्हें बताया गया कि आप अगर नीला शलवार कमीज पहनेंगे तो आपकी तकदीर ठीक होगी। और ये इस किस्म की जो सुपरस्टिशंस हैं वो ऊपर तक है। और एक बात इसमें मैं सिर्फ एक तो वो छोटे छोटे कानमैन है ना, बंगाली बाबा फलाफलू, वो बेचारे जो रिज़्क के लिए बैठे हैं, जिन्हें अपने तकदीर का पता नहीं और लोगों की तकदीर बता रहे हैं। एक और बड़ा सोफिस्टिकेटेड सा है, बड़ा वो कार्ड्स हैं और ये और वो टैरो कार्ड्स आ जाते हैं, वो आ जाते हैं। और फिर वो जैसे कल मैं देख रहा था जी, लोड शेडिंग कब खत्म होगी। अब भाई लोड शेडिंग तब खत्म होगी जब आप इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे, जब आप इसे खत्म करना चाहेंगे। देखिए, आप मुझे बताएं, आपको बुखार होता है तो आप एंटीबायोटिक क्यों खाते हैं? इसका मतलब अल्लाह ने हर चीज़ का इलाज मटेरियल चीज़ों में रखा हुआ है। आप अगर आपने गुजरांवाले जाना है तो आप कराची नहीं पहुंचेंगे, ठीक है? तो हर चीज़ इल्लत तो मालूल से बंधी हुई है। एक शाउर है, अकल है हमारे अकल पास, है। उसको इस्तेमाल तो करना। खैर, आपकी आप- बात अच्छा, सुनने से मुझे कॉलर लेने को किसी मुझे बोला जा रहा है। रेहान है रावलपिंडी से कॉलर। हेलो हेलो। लगता है काजी साहब की बातें सुन के उन्होंने नहीं, काजी साहब की तो बड़ी अच्छी बातें हैं और कॉल्स आएंगी इनकी बातों पे। अच्छा, आपने तो थोड़ा मेरा ख्याल है वो तजाहिल आरिफाना, आप एक बड़े वज़ादार किस्म के आदमी हैं, आपने अमेरिका की मिसालें दे दी। भाई जो यहाँ के हुक्मरान है, मैं आपको नाम लेके बताता हूँ, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा जाया करती थी, वो छड़ी भी खाई उन्होंने, को पीर साहब हैं KPK में। फिर उसके बाद मियाँ नवाज शरीफ साहब, इनके एक पीर साहब होते थे, और लोग ये कहते थे कि बहुत सारे काम जो आपने करवाने हैं ना, वो पीर साहब से बिशारत लें जाके। अभी भी मैंने नाम सुना है कि इस प्रेसिडेंसी के करीब कोई पीर साहब हैं। जो बेसिकली ये जो सारे हमारे हुक्मरान हैं, ये कहीं ना कहीं जाके, क्योंकि कमज़ोरी होती है मुस्तकबिल का, अगर आप कोई कहे ना, आम तौर पे लड़के क्या करते हैं, वो कहते हैं ये हम हाथों की उंगलियां पढ़ लेते हैं। ये कॉलेजेस में जो तमाम लड़कियां, यूनिवर्सिटी में जो लड़कियां होती हैं, सारे लड़के जो है ना ज़रा बड़े अय्यार किस्म के, वो जाते ही मशहूर कर देते हैं कि जनाब हम तो हाथों की लकीरें देख के किस्मत का हाल बयान कर देंगे। और फिर वो हर हाथ पकड़ के बड़ा करीब होकर किस्मत का हाल उन्हें बयान करते हैं। लेकिन मेरा जो तजुर्बा है ना काजी साहब, मुझे जब भी किसी बंदे ने बताया ना मेरी जिंदगी के बारे में, वो गलत साबित हुआ है। लेकिन जब तोते ने फाल उठाई है वो सही साबित वो उसमें मेरे बारे में सही बातें लिखी होती थी। शाजिया, वी वांट टू चीट फेट। हम अपनी तकदीर से डरते हैं, फिर हम कुछ जानना चाहते हैं आने वाले, और अच्छा जानना चाहते हैं, हम अच्छा सुनना चाहते हैं। अच्छा सुनना चाहते हैं। अच्छा, अब आप मैं थोड़ी सी आपको मुझे अब एक वो भी मजा लेंगे, जरा बात सुनिएगा। मिसाल के तौर पे 2-3 बड़ी पक्की बातें हैं
जो आपको हर हाथ देखेंगे ना, आप हसास बहुत हैं। हर बंदा कहते जी हम हसास हैं। अच्छा, आप बहुत जल्दी लोगों पे एतबार कर लेते हैं। हाँ, आज मैं आपको बहुत धोखे मिले हैं आज। अब हर बंदे को धोखे मिले हैं समी साहब, हर आदमी हसास बन, तो फिर इस पे वो और क्रेडिट। आजकल तो ये भी आपके घर लोड शेडिंग 20 घंटे होती है। हाँ। एक कॉलर है हमारे साथ, चीचावतनी से मुजाहिद। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी मुजाहिद। जाहिद सिद्दीकी बात कर रहा हूँ चीचावतनी से। जी जाहिद साहब। अच्छा, मैं ये बात करना चाह रहा था कि ये जो मामलात नीटो सप्लाई के हैं या लोड शेडिंग के मामलात हैं, हमारे सियासतदान जो हैं ये एक इशू को लेके चल पड़ते हैं, लेकिन ये है कि इमरान खान को देख लीजिए, इसने ये इशू उठाया था कि मैं सिर्फ नौजवान लड़कों को लूंगा, लेकिन चीचावतनी में ये जो करप्ट लोग हैं इनको लेके जो पुराने थे उनको छोड़ दिया गया है, नयों को आगे ले लिया गया है। कोई सेटअप नहीं है गवर्नमेंट को या अपोजिशन हो, कोई मामला नहीं है। इसलिए मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, जो पहले प्रोग्राम चल रहा था आपका, वो काफी देर से ट्राई कर रहा था, ये आप जो दिखा देते हैं हमारे ये जो ऑफिसरान है ये देख लेते हैं, लेकिन मामले का हल कोई नहीं निकलता। सही, बहुत शुक्रिया आपका। ये देखिए, हम सोल्यूशन जो है ना, सोल्यूशन जो है, हम जो 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 हमारा मनसब है वो ये है कि हम पॉइंट आउट करें, उस पर शोर मचाएं और खूब मचाएं, जो भी तहजीब और इखलाक का दायरा है उसमें रह के, और हम ये बताएं और ये एक प्रेशर बिल्ड करें अवाम का, और ताकि वो आपके मफाद में फैसले कर सकें। लेकिन कायद साहब, कॉलर की ये जो बात है ना, ये भी सही है। सिर्फ शोर मचाना तो मकसद नहीं है। अगर हम किसी चीज़ को कहते हैं कि ये ख़राब है, तो फिर कोई ना कोई तो उसका मुतबादल होगा ना जो अच्छा होगा। अगर अच्छा मुतबादल नहीं है तो हम ये कैसे डिटरमिन कर सकते हैं कि ये चीज़ ख़राब है? तो हमारा मीडिया जो है ना इस वक्त तक, ये तो बहुत ठीक है कि हमने चीज़ों को पॉइंट आउट किया है, कुछ उसमें एग्जेजरेशन भी हो गई होगी, लेकिन जो असल मामला है, जो मैं भी बहुत सारे लोगों से बात करता हूँ, वो कहते हैं कि आप इसका मुतबादल भी तो बता दिया करें। अगर आप कहते हैं कि फलां चीज़ जो बुरी है, तो भाई फिर कुछ के क्या चॉइसेस हैं, तो वो चॉइसेस भी आप बता दिया करें। मेरा ख्याल है यहाँ पर हमें भी ये चीज़ सोचनी चाहिए, और ऐसे एक्सपर्ट्स मौजूद हैं मुख्तलिफ चीज़ों के हवाले से, रिपोर्ट्स आ भी चुकी हैं सारी, कि अगर उनको भी उस वक्त हाईलाइट कर दिया जाए तो शायद इससे हुक्मरानों को भी एक आगाही होगी और अवाम भी इतने मायूस नहीं होंगे। नहीं तो वो समझते हैं शायद इस मामले का कोई हल ही कोई नहीं है। और इमरान खान के बारे में जो बात की ना उन्होंने, ये एक बहुत ही बड़ी बात है, इसलिए कि हम सब ये तवक्को कर रहे थे कि इमरान खान एक इनकलाब की बात कर रहे हैं, एक नई एक तब्दीली की बात, लेकिन किया क्या उन्होंने? सारे वो, अब कल रात में प्रोग्राम देख रहा था, शाह महमूद कुरैशी साहब इमरान खान को रिप्रेजेंट कर रहे थे, यानी वो जो वजीर खारजा रहे और ड्रोन हमले होते रहे, सब कुछ, वो अब वहां पर बड़े नेक बड़ी मीठी मीठी आवाज में। एक मुझे बात तो बता देना, इसके बाद मैं अपनी खबर पे हूँ, मैंने खासा इस पे काम किया, वो ये कि अगर पीपल्स पार्टी में जुल्फकार अली भुट्टो के मुबैना जो एलिमिनेट करने वाले हैं या उनके जो साथी हैं वो बैठ सकते हैं, तो इधर ये भी आके बैठते हैं, साइड पे बैठे हुए आपका क्या लेते हैं? मतलब ये आपका मतलब है साइड पे बैठे दही खा रहे हैं? मैं ये नहीं कह रहा, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर उधर बैठे हुए हैं तो इसके इस बहस का पता क्या मतलब मिलता है कि इनको भी डिस्क्रेडिट कर दो कि भाई कोई बेहतरी की उम्मीद नहीं है, ये भी ऐसे ही है जैसे हम हैं। बात ये है, आने दें उन्हें, IMO पावर में वो अपना मंशूर जो भी है, हम तो उनके मंशूर पे भी थोड़ा बहुत करते हैं एक। अच्छा शाजिया, वो मैं बात ये कर रहा था कि जो कुछ एक आध खबर थी मेरे पास, जिसे मैं आपसे साथ शेयर करना चाहता हूं। लेकिन ये तो बता दें कि नजूमियों की बातों पे हम यकीन नहीं करना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि जो हमारे तो मज़हब में भी एक ऐसी है बात कि जो गैब का इल्म है वो उधर ही है, और मैं इस पर अगर आप चाहें तो मैं कंक्लूड इस तरह कर देता हूँ कि इंसान ने कुछ टूल्स ज़रूर दरियाफ्त किए हैं। मसलन लॉजिक है, लॉजिक के ज़रिए आप मुस्तकबिल की एक नक्शा बनाते हैं, फिर वो भी इतना सही साबित ना हुआ तो फिर डायलैक्टिक्स के ज़रिए आप एक नक्शा बनाते हैं। मगर जितने बड़े बड़े माहिर और ज़हीन दिमाग थे दुनिया के, वो भी 100% नहीं बता सके आपको कि जो ऐसे दिमाग के जो रिकग्नाइज़ किए जाते हैं तो ये। मगर सबसे बड़ी बात क्या है, इनसिक्योरिटी इस निज़ाम में यूं गुंदी हुई है नीचे से ऊपर तक। नीचे एक गरीब वर्कर से जो बेरोजगार हो सकता है, रोनाल्ड रेगन जिसे मोस्ट पावरफुल आदमी आप कहते हैं, ये क्या मामला है? इसका ताल्लुक रिलीजन से है, लोग इस पे यकीन करते हैं। रिलीजन से नहीं है, रिलीजन तो आपको कह रहा है कि भाई रिलीजन आप बिलीव करते हैं कि जो नेक लोग हैं उनको मुस्तकबिल का पता चल जाता है। कुछ लोग ये कहते हैं कि क्रिश्चियनिटी में भी ये नहीं है, क्रिश्चियनिटी में भी ये है कि गैब का इल्म जो है वैसे तो आलम बता, मगर हमारे यहाँ तो है ही, तो मजहब से इसका क्या ताल्लुक? भाई मजहब से इसका ताल्लुक यकीन रखते हैं आप रूहानियत। अब आपने रूहानियत पढ़ी नहीं है, मैं क्या करूँ? रूहानियत जो है वो ये बताती है कि कुछ लोगों का ये अकीदा बिलीव है कि जो अल्लाह के नेक लोग हैं उनको बशारत। तो ये सारे बंगाली बाबा जिसने अल्लाह के नेक बंदे हैं। अच्छा, मैं जो टीवी पे आके बैठ के वो नेक बंदे। भाई आप जज्बात में आ रहे हैं, मैं आपसे बहस मेरी खबर का सिर्फ एक कमेंट अगर मुझे दे दें
मैं जो सहाफ़ती नजूमी है ना, मैं तो उनके बारे में सोच रहा था, कोई 2-4 बड़े बड़े हमारे वो भी बंगाली बाबा हैं सहाफ़त में, ख़ासतौर पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, पिछले कई सालों से वो ये कह रहे हैं कि और ये हुकूमत कल जाने वाली है और ये हुकूमत के मुंह पर एक और तमाचा लगा। अच्छा, वो 3-4 साल से ये कह रहे हैं, लेकिन उनको मामूली से भी कोई शर्मो हया नहीं है कि अगर वो कम से कम ये माजरत ही कर ले अपने व्यूअर से, अपने ऑडियंस से, कि हमने जो प्रेडिक्शन की थी। ये शर्मो हया का फुकदान तो तकरीबन तमाम डिपार्टमेंट्स में है, इस पर आप बात नहीं करते। अच्छा शाजिया, एक ग्लोबल फाइनेंशियल इंटेग्रिटी की रिपोर्ट मेरे हाथ लगी तो मैं वो देख रहा था कि जो करप्शन है गरीब दुनिया में, इसके सबसे बड़े बेनिफिशरी जो है वो अहले मगरब हैं, क्योंकि ये सारा पैसा यहाँ से ट्रैवल होके तो वेस्ट में चला जाता है। इसमें तकरीबन 500 अरब डॉलर ऐसे हैं जो गरीब मुल्कों से एक साल में उधर जाते हैं। और अब आप ये समझ लें कि पाकिस्तान की टोटल जीडीपी 150 बिलियन से लेके 170-80 बिलियन के करीब है, तो ये पैसा उधर ट्रैवल करता है। फिर ये कि तकरीबन 60 ऐसी जुरिस्डिक्शंस हैं, ये जो ग्लोबल फाइनेंशियल इंटेग्रिटी वाले हैं, जनाब रेमंड बेकर उनका नाम है, उन्होंने ये 40 साल की उनकी तपस्या बता रही है ये रिपोर्ट, कि ये जहाँ पे ये स्टोर किए जाते हैं, पार्क की जाती है ये रकम। अच्छा, इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग फिगर, वो जितनी इमदाद हमें देते हैं, मसलन अगर वो $1 इमदाद में हमें दे रहे हैं तो यहाँ से $10 वापस जाते हैं ब्लैक मनी के, अकॉर्डिंग टू ग्लोबल फाइनेंशियल इंटेग्रिटी। जरा इस इमदाद के फ्रॉड पे भी जरा गौर फरमा लें। इसके बाद शाजिया यूं है कि इमदाद का फ्रॉड ये, हाँ ये सही कह रहे हैं, ये है फ्रॉड। अच्छा, दूसरी बात यह कि इसमें से 80 से 90% रकम जो यहाँ से चली जाती है वो कभी वापस नहीं आती और वो बाहरी खर्च होती है। और तकरीबन 1 मिलियन डमी कॉरपोरेशंस हैं जिनके अकाउंट्स वहाँ खोले जाते हैं, जिन्हें आप बेनामी अकाउंट्स कहते हैं, वहाँ पे ये पैसा जो है वो चला जाता है। अच्छा, इसमें अब ड्रग ट्रेड से तकरीबन 320 बिलियन कमाए जाते हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का बड़ा बुरा मामला है, 32 अरब डॉलर कमाए जाते हैं। इसमें तकलीफ दे बात यह है कि इसमें 70% जो ट्रैफिकिंग है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, वो औरतें अफ्रीका से और इधर से स्मगल की जाती हैं। अब गौर फरमाइएगा, नेपाल से औरत $4 की खरीदी जाती है और जो $10 की अफ्रीका से ख़रीदी जाती है, और उनसे 70% जो हैं वो दे एंड अप इन ब्राथल्स और उनको फोर्स किया जाता है प्रॉस्टिट्यूशन पे। और अलावाजी एक इंतज़ाम व इंसराम करने की कोशिश की थी IMF और वर्ल्ड बैंक ने। उन्होंने कहा था 2001 में कि जी हम इसको मॉनिटर करते हैं, मिल के पहली दफ़ा, तो वो इदारा बन गया। मगर अमेरिका बहादुर ने कहा कि हम अपने मुल्क को इससे मॉनिटर नहीं करने देंगे इनको, और $250 अरब अमेरिका में भी सालाना काले धन के जाते हैं जो बैंक डिपॉजिट्स की सूरत में, और वहाँ तो ये एक समी साहब वो खबर मैं ज़रूर डिस्कस करना चाहूँगी। ननकाना साहब की जो एक ज़िम्मेदार ने भैंस के पीछे 10 साल बच्चे को बांध वो कासम अली उस बच्चे का नाम है, और ये थाना सैयद वाला है वहाँ पे ननकाना साहब के नज़दीक। वहाँ पर मोहसन खरल एक ज़िम्मेदार है, उसके बच्चों ने वो कासम अली कोई भेड़ बकरियाँ चरा रहा था, तो उस पर किसी बात से नाराज़गी हुई तो क्या किया उन्होंने, भैंस की दुम के साथ उस 10 साल बच्चे को बांध के भैंस को भगाया, और उस बेचारे बच्चे की हालत नाजुक। वो अब बच्चा इस वक्त डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में पड़ा है ज़ेर इलाज। पुलिस ने कोई पर्चा दर्ज नहीं किया, पुलिस उस ज़िम्मेदार के साथ है। तो मैं क्योंकि जुल्फ़कार चीमा साहब जो हैं वो शेखुपुरा के भी RPO हैं और आजकल फैसलाबाद के भी कायम मकाम, तो इन दोनों डिवीज़न्स में उनकी हुकूमत है और वो एक अच्छे पुलिस ऑफिसर के नाम से जाने जाते हैं। उनसे यही दरख्वास्त करूँगा कि आप यहाँ पर पुलिस के इंचार्ज हैं, कम से कम वो जो बच्चा उसके साथ जो जुल्म हुआ, जो ज़ख्मी हुआ, वो तो वक्त के साथ ही उसके ज़ख्म जो हैं वो हील होंगे। कम से कम जो मुजरिम है आप उनको तो पकड़ लें। हाँ। अगर कोई टाइम उनके पास बच जाए तो उन इस प्रोग्राम के हवाले से उनसे ये अपील है। लेकिन आपने एक बात करना चाहता हूँ, नेपाल का आपने जिक्र किया, तो नेपाल से मुझे याद आया कि मंडे को वहाँ पर एक हादसा हुआ, एयर क्रैश हुआ। उसमें एक फिल्म पा थी इंडियन शाजिया, उसमें एक वो लड़की थी तारूनी जो मुआवन अदाकारा थी और अमिताभ बच्चन के साथ थी, वो भी उस हादसे में जाँ बहक हो गई। 14 साल का ये वो बच्ची है और बहुत ज़्यादा बड़ी टैलेंटेड थी, 50 से ज़्यादा वो काम कर चुकी थी फिल्मों में, और क्विज़ प्रोग्राम जो थे शाहरुख खान के, उनके साथ भी वो शिरकत कर चुकी थी। बहुत जल्दी उसकी ज़िंदगी का चिराग गुल हो गया, बहुत बड़ा टैलेंट था। तो ऑन ए वेरी वेरी सैड नोट के बस जहाँ पर भी हो खुदा उसे अपनी, और उसके घर वालों को, उसकी माँ भी इस हादसे में चल बसी। अच्छा, माँ भी? हाँ, तो बस अल्लाह ताला सब पे रहम फरमाए, यही दुआ की जा सकती है। एंड हमारा बड़ा अफसोसनाक हुआ है, लेकिन प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया समी साहब आपका, बहुत शुक्रिया काजी साहब आपका। प्रोग्राम के लिए आप फीडबैक दीजिए, खबर@दुनिया TV.tv पर। इजाज़त दीजिए, कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।